हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ब्रिज और आज हम लोग करने वाले हैं 31 मार्च के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू से, और जो हमारे अपकमिंग यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ना केवल यूपीएससी बल्कि जितने भी यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए भी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उस पर हम लोग करेंगे फोकस, क्योंकि प्रीलिम्स अभी सामने है तो हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो प्रीलिम्स ही होगा। फ्रंट पेज पे ये है पहला न्यूज, सीएए को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आप भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। तो चलिए इस न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सीएए के बारे में बताया गया है कि जो सीएए रूल्स लाया गया है इसमें कुछ मुद्दे हैं, कुछ विषय है जिसके बारे में सीएए का जो नियम है वो कुछ क्लियर प्रावधान का चर्चा नहीं करते हुए दिखता है। जैसे कि एक तो ये बताया जा रहा है, जो इसके हेडिंग में ही है कि सीएए रूल्स साइलेंट ऑन फेट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अगर किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर सीएए में इसका कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है कि उस केसेस में अगर किसी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो उस केस में क्या आगे कर सकता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती है। हालांकि असम में अभी जो कुछ सिटीजनशिप को लेकर के समस्याएं आई थी उन लोगों ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया था, तो वो एक डायमेंशन दिखता है। लेकिन सीएए रूल्स को लेकर के देखा जाए तो इसके साथ में और भी 2-3 प्रश्न हैं जो कि बने हुए हैं कि सीएए इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर इस तरह की समस्या आती है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे। तो ये फर्स्ट जो है सीएए रूल्स को लेकर के, इसको हम लोग पढ़ेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही साथ आपके लिए भारतीय जो राज्य व्यवस्था है इसका संविधान के अंतर्गत आने वाला पार्ट 2 नागरिकता, वो भी हो जाता है इम्पोर्टेंट। यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये जो स्टार्ट कर दिया गया है अब एप्लीकेशंस करना पोर्टल पे, जहाँ जा करके आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो नए वाले हैं इसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप अपने डाल सकते हैं, ये दिया गया है। अब है कि कुछ पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं इंक्लूडिंग लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम द मतुआ कम्युनिटी। अब ये हमें याद रखना है, ये जो एक कंसर्न का विषय रहा है मतुआ कम्युनिटी को लेकर के। ये मतुआ कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है ये आपको याद रखना होगा। तो प्रायः या फिर बड़े मात्रा में ये बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल की कम्युनिटी है मतुआ। तो मतुआ कम्युनिटी के साथ समस्या ये है कि ये लोग बांग्लादेश ओरिजिन के हैं, आकर के यहाँ बस रहे हैं, तो उनके साथ किस तरह का कुछ प्रावधान है ये भी इसमें मेंशन्ड नहीं है, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार ने कंसर्निंग विषय रखा है। इसके बाद में जो अगला है वो ये है कि जो लोग भी ये बाहर के कंट्री से भारत आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से जो लोग अल्पसंख्यक है यहाँ आएंगे, तो क्या उन्हें जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा या फिर वो एससी एसटी या आरक्षित जिस भी वर्ग में वो आते हैं आरक्षित वर्ग के तहत उसमें रखा जाएगा। ये भी एक कंसर्निंग विषय है कि इसको भी सीएए में नहीं बताया गया है कि अब मान लीजिए कि कोई ओबीसी समुदाय से है पाकिस्तान में और वो भारत में इन करता है, तो यहाँ उसे क्या वो आरक्षण दिया जाएगा, या फिर वहाँ वो चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, भारत में आने के बाद भारत के ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक किसी वर्ग से बिलोंग करता है, तो क्या उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा या उनके लिए आरक्षण रहेगा या वो जनरल में रहेंगे। इसको लेकर के भी कुछ इस प्रश्न का जवाब देता हुआ भी प्रावधान दिखता नहीं है सीएए में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अपने साथ ये कुछ प्रश्न लेकर के चल रही है। प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मतुआ कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। ठीक है, ये इस पूरे आर्टिकल्स का जो निचोड़ था हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया। साथ ही साथ आप भाग 2 कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 to 11 इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत अधिक चांसेस दिख रहे हैं यूपीएससी या फिर अदर जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होंगे इसके लिए। साथ ही साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीएए लाया कब गया था और इम्प्लीमेंट कब किया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग बढ़ेंगे अब अपने अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है भारत रत्न से जुड़ा हुआ।
इस न्यूज के नीचे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे है प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स भारत रत्न टू 4। अब ये यहाँ पे है 4, आपको देख करके लग रहा होगा तो ये 4 वो है जिनको मरणोपरांत दिया गया है। टोटल जो भारत रत्न है वो इस बार 5 व्यक्ति को दिया गया है। अधिकतम संख्या 3 होती है। इस बार जो है वो 5 को दिया गया है जिसमें 4 मरणोपरांत है। अब ये कौन कौन से हैं इनके नाम को देख लेते हैं और किस कारण से इन्हें दिया गया है, क्या इनकी उपलब्धियां हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को भारत रत्न का जो अवार्ड है वो कॉन्फर्ट किया। किनको किया है तो एक तो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हैं, चौधरी चरण सिंह है, कर्पूरी सिंह ठाकुर है, MS स्वामीनाथन है। ये 4 वो है जिनको मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा एक और अवार्ड है जो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। ये अभी जीवित है और इनको लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। तो टोटल ये 5 है, 5 में 4 मरणोपरांत है और ये एक मिस्टर आडवाणी जो है इनको दिया गया। खैर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति जाके इनसे मिलेंगी। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि 5 व्यक्ति को इस बार भारत रत्न दिया गया। 5 के नाम आप देख सकते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, S स्वामीनाथन और LK आडवाणी। अब एक बार देख लेते हैं कि इनका योगदान क्या रहा। तो प्राइम मिनिस्टर जो 9th प्राइम मिनिस्टर है हमारे पीवी नरसिम्हा राव जिनको यहाँ पे दिया गया है, इनका योगदान ये रहा कि इन्होंने जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहा था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी सुधार के लिए काम किया था, जमींदारी एबोलिशन के लिए, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया था। इसके अलावा इनकी जो लैंड रिफॉर्म्स इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया था और इनकी अपनी जो पकड़ थी अर्थव्यवस्था पे वो बहुत ही अच्छी थी। डॉक्टर स्वामीनाथन का बात किया जाए तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में, फूड प्रोडक्शन में। हम लोग जानते हैं हरित क्रांति से इनका संबंध रहा है। कर्पूरी सिंह ठाकुर की बात की जाए तो इन्होंने बहुत काम किया था। जो धरातल पे ये एक कम्युनिटी के लोग थे जहाँ तक सरकार जहाँ तक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा था उन लोगों तक ये पहुँचे थे, इसलिए इनको जननायक भी कहा जाता है। अब ये एक तस्वीर है, मैंने इसके पहले भी द हिंदू के कुछ तस्वीर को शेयर किए थे और वहाँ से BPSC में भी प्रश्न देखने को मिला था। तो ये जो तस्वीर वगैरह होती है यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भले ही ये न्यूज़ के किसी आर्टिकल का हिस्सा नहीं होता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है बोहाग बिहू, एक डांस होता है उसका, और ये असम से है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये था। इसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग को जनरली इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ ही मिल रहे हैं, तो पॉलिटिकल न्यूज़ ही ज़्यादा है। यहाँ एक आर्टिकल्स है में जो FATF को लेके है, तो इस आर्टिकल्स को पूरा नहीं भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बस यहाँ पे आपको FATF याद रखना है। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये FATF को हमें पढ़ लेना है, आपके अपने नोट्स में होगा ये। तो ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम लोग अपने अगले न्यूज़ की ओर। ये जो तस्वीर है इसको भी देख लेते हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरह का ड्रेस धारण कर रहे हैं, लड़कियों की तरह से साज सज्जा को ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये है आपको चमया बिलाकू, समथिंग इस तरह का एक नाम है, जो कि केरला का उत्सव है। इसमें केरल के लोग जो होते हैं, जो मेल होते हैं, वो फीमेल के रूप में ड्रेसिंग करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो ऐसा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मतलब ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो ये आप एक रख सकते हैं ध्यान में। जो चमया बिलाकू है ये केरल की फेस्टिवल है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। यहाँ एक FAQ है, वाई इज़ अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमंग द यूथ। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो हम लोग प्रीलिम्स की दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये है वो आंकड़ा जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मीन्स 15 to 59, इसमें वृद्धि हुई है 61% के 2011 में, 64% 2021 में, और ये जो है ये 2036 तक 65% में पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि लगभग 7 से 8 मिलियन यंग पीपुल होंगे जिनको प्रत्येक वर्ष काम की आवश्यकता होगी। मीन्स 7 से 8 मिलियन जो लोग हैं इनको प्रत्येक वर्ष रोजगार की ज़रूरत होगी।
ये एक आंकड़ा आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप इधर थोड़े से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक आंकड़ा है 2022 को लेकर। द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द टोटल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड प्रोपोर्शन वाज 82.9%। ये एक चिंता का विषय है कि 82.9 यानी लगभग 83% ऐसे यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ का पॉपुलेशन है। अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में जो यूथ का पॉपुलेशन है, तो ये कंसर्निंग विषय है। ये दो आंकड़ा है जो हमें याद रखने चाहिए प्रीलिम्स की दृष्टि से भी। आगे आप समझने के लिए यहाँ कुछ और आंकड़े दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए ये इतना होता है इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ न्यूज़पेपर में है क्या ऐसा। एक ये कॉलम में है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे आप एक लाइन देख सकते हैं कि जीडीपी का जो ग्रो है वो 8% के आसपास 8% रहेगा चौथे क्वार्टर फोर्थ में अभी जो आने वाला है। तो यह स्टेटमेंट है वित्त मंत्री का। सो आज के लिए यही है फ्रेंड्स, द हिंदू के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट ऐसे ही न्यूज़ के साथ। थैंक यू।